हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग विजन पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि, ठीक है। और दीर्घ संधि का एक वीडियो मैं पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये दीर्घ संधि का पार्ट 2 होगा। दीर्घ संधि के जब वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने दीर्घ संधि के बारे में बता दिया, संधि किसको कहते हैं वो बता दिया, संधि के प्रकार भी बताए थे। और एक बार मैं वापस से जो अपने दीर्घ स्वर संधि है उसके नियम लिख देता हूँ कि जैसे कि मान लो शब्द के पहले शब्द के अंत में अगर ए है और दूसरे शब्द के शुरुआत के अंदर अगर ए है तो मिलकर क्या बनेगा आ, ठीक है। और इधर ए इधर आ हो और इधर ए हो तो फिर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इधर से आपके ए है और इधर आ है तो फिर भी क्या बनेगा, आ। और लास्ट इसका ये है कि आ इधर हो और इधर भी आ हो, दोनों साइड आ हो तो क्या बनने वाला है, आ। एक आपका नियम यह है कि ये छोटी ई और ये बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के बड़ी ई बनने वाली है। ये छोटी और ये छोटी ई मिलके बड़ी, और आपके ये बड़ी ई ये छोटी ई मिलकर के भी क्या बनेगी, बड़ी ई। और इसका अंतिम ये है कि ये बड़ी ई और ये बड़ी ई, ठीक है, ये मिलके बन गया। आगे बात करते हैं तो ये ऊ और ये ऊ, ये मिलकर के ये बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के ये फिर से बड़ा ऊ बनेगा। ये बड़ा ऊ और उसके बाद अगर ऊ आता है तो ये फिर से बड़ा ऊ बनेगा। और इसका अंतिम ये है कि ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ दोनों बनेगा। यानी कि इस संधि का, दीर्घ स्वर संधि का नियम यह है कि अगर छोटा ए मिलकर के आ बनेगा, यानी कि कंडीशन किसी भी हो जो समान स्वर होंगे वो दोनों मिलकर के दीर्घ ही बनने वाली है। दीर्घ आ है, ये दीर्घ ई है और ये क्या है, दीर्घ ऊ। दीर्घ को बड़ा बोलते हैं, दीर्घ का विलोम शब्द हर्ष होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो नियम बता दिया, ठीक है। अब देखो, पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। ये शब्द लिखा है क्या, विद्यालय, ठीक है। अब इस विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें आ है और यहाँ पे भी क्या है, आ। अब इन दोनों के बीच में संधि होने के बाद ये दीर्घ संधि के नियम के अनुसार इसमें क्या आने वाला है, आई। और आ की मात्रा से खड़ी पाई होती है तो ये देखो ये लगी हुई। अब बात यह है कि इसका विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय ही क्यों हुआ। भाई नियम तो अपन ने ये भी तो पढ़ा था कि आ के बाद ए आएगा तो भी आ हो जाएगा, है ना। तो अगर अपन इसका ये संधि विच्छेद कर दें विद्या प्लस अलय, ठीक है। अगर मैं इसका ये संधि विच्छेद करता हूं कि विद्या प्लस अलय करता हूं तो भी इस नियम के अनुसार आ तो बन ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि इनका जो शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो इन दोनों के शब्द के जुड़ने के बाद उसका समान अर्थ होना चाहिए। देखो विद्या, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। आलय किसका पर्यायवाची है, घर का, घर, निकेतन, गृह है, ठीक है वैसे। और इसको समझाता है पहले, यानी कि ऐसा घर जो किसके लिए हो, विद्या के लिए, जहां पे क्या मिलती हो, विद्या, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, क्योंकि ऐसा आलय जहां पे क्या दिया जाता हो, ज्ञान, जहां पे विद्या दी जाती हो। विद्यालय शब्द के अंदर तत्पुरुष समास है, विद्या के लिए आलय। इधर देखो, ये विद्या का मतलब ज्ञान हो गया और ये शब्द है अलय। अब अलय शब्द को आप देखोगे तो ये है ए उपसर्ग और इसमें शब्द है लय, ठीक है। लय बोलते हैं ना, एक रफ्तार, मतलब एक गति से कोई काम करना, उसको लय बोलते हैं। और ए उपसर्ग लग गया यानी कि अलय, यानी कि जिसके अंदर लय नहीं हो। तो विद्या अलग है, अलय अलग है, और इन दोनों से मिलकर के विद्यालय बन रहा तो अलग ही अर्थ आ रहा है। इसलिए दोनों शब्दों का अर्थ, मतलब दोनों शब्द जुड़ करके उनका अर्थ
इन दोनों के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। और ये जो संधि वाला टॉपिक है दीर्घ स्वर संधि, इसके अंदर में इस वीडियो के लास्ट के अंदर इसके जो अपवाद होते हैं, ठीक है, उसको भी साथ में लेके चलेंगे। यानी कि ये दो वीडियो देखने के बाद आपका दीर्घ संधि से कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला शब्द दे रखा है आपके रविंद्र, ठीक है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र, ठीक है। इस रवि के अंदर यहाँ पे कौन सी की मात्रा है? छोटी, और यहाँ पे भी क्या है? छोटी। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनने वाली है? बड़ी। और बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली, ठीक है। इसलिए ये शब्द क्या बना है? रविंद्र। अब ये शब्द शब्द शुद्धि के अंदर इतनी बार पूछा गया है, कई बार, क्योंकि अपने जबान पे चढ़ा हुआ है ये वाला रवि, इसका मतलब सूर्य होता है, और इसी से अपन क्या बना देते हैं? रविंद्र। तो अपने को ये सही लगता है, जबकि ये शब्द क्या है? ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके अंदर दीर्घ संधि हो रही है, यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई मिलकर के बड़ी ई ही होगी। इस नियम के अनुसार ये रविंद्र सही है, ये रविंद्र गलत है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे शब्द शुद्धि भी क्लियर होती है और आपके संधि भी क्लियर होती है। तो पहला शब्द क्लियर हो गया। अगले शब्द पे चलते हैं। अधीन। ये शब्द है आपके अधीन। इस शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, ये इसमें अधि उपसर्ग है, अधि प्लस इन, ठीक है। वापस से यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा, तो फिर से क्या बनने वाली है? बड़ी ई की मात्रा, और इसकी मात्रा कैसे ये होती है? ऐसी। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधीन शब्द, ठीक है। तो ये अधीन शब्द के अंदर दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना शब्द है अभीष्ट। अभीष्ट, ये देखो, ये भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। अभीष्ट को संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अभी प्लस इष्ट। अभी उपसर्ग है, जो विशेष प्रकार से मतलब एक विशेष लक्ष्य के लिए, विशेष चीज की प्राप्ति के लिए आप तैयारी करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? अभीष्ट हो जाएगा। अभीष्ट लक्ष्य होता है, विशेष लक्ष्य होता है, ठीक है। अब अभीष्ट ये ऐसे दे देते हैं अभीष्ट, क्योंकि अपन बोलते गलत है। जबकि देखो ये शब्द है अभीष्ट, ठीक है, इसको बोलना पड़ेगा अपने को अभीष्ट, लेकिन अपन बोलते हैं इसको अभीष्ट बोलते हैं। अभीष्ट बोलते बोलते जब अपने को ये वाला अभीष्ट मिलता है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं कि ये सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। सही होगा आपका ये वाला, क्योंकि इसके अंदर एक दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है। चलो अगला शब्द आपके पास है परीक्षा। ये भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। भाई संधि से शब्द शुद्धि क्लियर होती है, वो इसी प्रकार होती है। अगर आप शब्दों को रटने बैठो कि शब्द शुद्धि के लिए मैं खूब सारे शब्द याद करके चला जाऊं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। शब्द शुद्धि संधि से क्लियर होती है। संधि से जिस प्रकार से संधि से अपन शब्द शुद्धि कर सकते हैं, वैसे अपन उपसर्ग से भी करेंगे, वैसे ही प्रत्यय से भी करते रहेंगे। तो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका परि प्लस ईक्षा। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बड़ी आएगी यहाँ पे, ईक्षा का मतलब होता है देखना, ठीक है। और परि एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। जैसे परिवार होता है, परिवाद होता है, पर्यावरण हो गया, ठीक है। वैसे तो चारों ओर से देखना, किसी चीज को चारों ओर से देखना, उसका ढंग से निरीक्षण करना, उसी को तो परीक्षा बोलते हैं। परीक्षा के अंदर अपन जांच करते हैं उसके अच्छे से, ठीक है। इसलिए इस शब्द को क्या बोला गया? परीक्षा। यहाँ पे छोटी ही और ये बड़ी मिलकर के बड़ी बन गई, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसका परीक्षा ऐसा ही होगा। कई बार शब्द शुद्धि के अंदर परीक्षा ये वाला डाल देते हैं, तो ये शब्द गलत है। क्यों गलत है? रीजन में बता चुका हूँ कि यहाँ पे दीर्घ संधि है, इसलिए परीक्षा का अर्थ ही अलग होता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने शब्द है गिरीश। गिरीश शब्द की बात करें तो ये बनेगा गिरी प्लस ईश,
गिरी किसको बोलते हैं? गिरी किसका पर्यायवाची है? गिरी है आपके पर्वत का, ठीक है। अचल, भूधर, गिरी पर्वत है, ठीक है। नग पहाड़। और ईश का मतलब होता है स्वामी, स्वामी, पति और आपके भगवान, ऐसा कुछ करके। यानी कि पर्वतों का स्वामी कौन है? वो है गिरीश, ठीक है। यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे ये बड़ी ई की मात्रा है, ये दोनों मिलकर के क्या बनने वाली है? बड़ी ई, ठीक है। इसलिए ये हो गया गिरीश, और ये गिरीश के अंदर दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका शब्द है कपीश। देखो बहुत अच्छा वर्ड है। इस शब्द से अपन देखेंगे, ये है इसके अंदर कपी और ये क्या है? ईश। कपी किसको बोलते हैं? कपी बोलते हैं वानर को, वानर, वानर, बंदर, मरकट, ठीक है, कपी। और वानरों का जो स्वामी है, ठीक है, वो कौन है? वो है कपीश। कपीश आपके हनुमान जी को बोलते हैं। हनुमान जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपीश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो वानरों के क्या है? स्वामी है। इसलिए वो जो हनुमान चालीसा बोलते हैं ना, तीहु लोक कपीश उजागरे से उच करके, तो वहां पे वो कपीश ऐसा रहता है। तो कपीश के अंदर दीर्घ संधि है और कपीश हनुमान जी का पर्यायवाची है। महेंद्र, ये शब्द है आपके महेंद्र, ठीक है। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके मही प्लस इंद्र। यहाँ पे है बड़ी ई और ये क्या है? छोटी। ये दोनों मिलकर के बड़ी ई होगी क्योंकि दीर्घ संधि है, और बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली, और इसलिए ये शब्द क्या हो जाएगा? महेंद्र। यानी कि आप शब्द के बीच के अंदर अगर ये दो मात्रा, एक तो आ की मात्रा ये और ये वाली मात्रा अगर देख पा रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे देखो, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ठीक है। ये बड़ा हुआ आ गया, ये बड़ा हो गया, इधर से ये बड़ा हुआ आ गया, ठीक है। इनको पढ़ने वाले आराम से, लेकिन आप शब्द को देख करके भी संधि की पहचान कर सकते हो कि ये वास्तव में दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महेंद्र हो गया। ये शब्द है फणींद्र, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको देखते हैं। तो फणींद्र के अंदर संधि हो जाएगा आपके, ये है फणी, फणी प्लस इंद्र। वापस से वही, इसके लास्ट में बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी? बड़ी ई। इसकी मात्रा होती है ये वाली। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब फणी किसको बोलते हैं? ये शब्द है फण। फण जानते हो? सांप वाली फण। और इस फण के ई प्रत्यय लग गया, ठीक है, तो ये शब्द बन गया फणी, यानी कि फणी वाला। तो फणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? फणी पर्यायवाची हो जाएगा सर्प का, ठीक है। सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फणी हो जाएगा। वैसे ही एक शब्द और लेता हूं मैं, ये है कर। कर का मतलब टैक्स होता है, कर का मतलब करना भी होता है, ठीक है, और कर का मतलब सूंड भी होता है। और कर के जब अपन ई प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है, तो ये शब्द बन जाएगा करी। और करी का मतलब होता है हाथी, यानी कि सूंड वाला। सूंड वाला कौन है? हाथी। तो करी, इस प्रकार जैसे यहाँ पे ई लगाया वैसे यहाँ पे ई लगा दिया, और फण से फणी बन गया। फणी का मतलब सांप होता है, और फणी प्लस इंद्र, सांप का जो इंद्र है जो सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं शेषनाग। तो फणींद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शेषनाग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सतीश। ये है सती प्लस ईश। यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा है, ये भी बड़ी की मात्रा है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगी? बड़ी, ठीक है। और ये शब्द बन जाएगा आपके सतीश, यानी कि सती का स्वामी, सती का ईश कौन है? सतीश। और सतीश कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। आगे रजनीश, ये शब्द लिखा है मैंने रजनीश। इसके अंदर दीर्घ संधि है, देखो, ये रजनी प्लस ईश, ठीक है। अब रजनी किसको बोलते हैं? रजनी बोलते हैं रात को, ठीक है। ईश का मतलब वही स्वामी। ईश के दो पर्यायवाची होते हैं,
इसके दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो स्वामी, एक पति, एक आपके परमात्मा। ईश वंदना करते हैं ना अपने भगवान की, तो वैसे तो रात का जो स्वामी है वो कौन है? चांद। ठीक है, तो रजनीश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चांद का। पर्यायवाची रटने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अगर आप शब्दों के निर्माण को समझ पाओगे कि ये शब्द बना किससे है, क्यों इसको रजनीश चांद ही बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ये रजनी का ईश है। रजनी किसको बोलते हैं? रात को। रात का जो स्वामी है इसको बोलेंगे रजनीश, और रजनीश आपके चांद का पर्यायवाची हो जाएगा। रजनीश के अंदर आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटुक्ति, ये शब्द आपके कटुक्ति है, तो यहां पे देखो ये है कटु प्लस उक्ति। अब यहाँ पे ये है उ, और यहाँ पे क्या ये हुआ है, और ये दोनों मिल करके बड़ा वाला उ बनाएंगे, उसकी मात्रा होती है ऐसी वाली। ठीक है, जो यहाँ लगी हुई है। अब कटु का मतलब होता है कड़वा, कटु का विलोम शब्द होता है मधुर। ठीक है, उक्ति का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। जैसे कि वदुक्ति आएगा, कटुक्ति हो गया। कड़वी कड़वा कथन बोलते हैं उसको, इसको बोलेंगे कटुक्ति। वैसे लोकोक्ति होता है, गुण संधि का उदाहरण है, लोगों द्वारा कही गई बातें, कथन। ठीक है, तो वैसे कटुक्ति हो जाएगा। कटुक्ति के अंदर ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, चलिए आगे शब्द लेते हैं आपके लघुत्तम। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, ये लघुत्तम है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आपके लघु प्लस उत्तम। ठीक है, इसके अंदर उ है और इसके अंदर भी क्या है? उ। ये दोनों मिलकर के वापस से वही बड़े उ बन गए, और बड़े उ की मात्रा ये होती है, तो ये यहाँ पे लग गया, और ये हो गया लघुत्तम। लघुत्तम किसको बोलते हैं? जो अपने मैथ्स के अंदर चलते हैं ना, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम वो वाला है ये। यानी कि जो लघु भी हो, लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जो लघु भी हो और उत्तम भी हो। उत्तम का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि जो छोटा भी हो और क्या हो? श्रेष्ठ भी हो, उसको क्या बोलेंगे? लघुत्तम बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो ये यहाँ पे हल्का सा दे रखा है डबल थ वाला, यानी कि ये उत्तम है। ठीक है, अब मैं आपको कहीं और लेके चलता हूँ। विशेषण की अवस्था पढ़ी होगी आपने, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, वहां पे ये आपके ये हो जाएगा मूल अवस्था, ये आपकी उत्तर अवस्था, और ये आपकी उत्तम अवस्था। ठीक है, दो शब्द हैं, दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना। ये शब्द लिखता हूं मैं, ये है लघु, और ये शब्द हो गया लघुतर, और ये शब्द हो जाएगा आपके लघुत्तम। देखो लघुत्तम ये शब्द भी सही है, और लघुत्तम ये भी सही है। अब यहाँ पे तो बड़ा उ है, क्योंकि यहाँ पे लघु प्लस उत्तम की संधि हो रही है इसलिए, और यहाँ पे ये तरे और तम प्रत्यय केवल। ठीक है, जैसे मान लो ये है। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक ये हो गई। यानी कि ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन से लघु है, लघु का मतलब छोटी है। ठीक है, अब ये लाइन, ये वाला लाइन इस लाइन से क्या है? लघुतर। लघुतर यानी कि इससे ये थोड़ी छोटी है, समझ गए लघुतर का मतलब। और ये क्या है? ये है लघुत्तम, यानी कि ये सबसे छोटी है। ठीक है, यानी कि ये मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था विशेषण की अवस्था है ये। तो यहाँ पे लघु, लघुतर और लघुत्तम, क्योंकि यहाँ पे तम और तर प्रत्यय है, इसलिए ये लघु का ये उ है, ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो शब्द शुद्धि के अंदर आ जाए, इसको ऐसे करके लिख दें लघुत्तम, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसको अगर ऐसे लिख दें लघुत्तम, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो संधि हो रही है और यहाँ पे तो वो संधि है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी
और आपकी विशेषण की अवस्था से संबंधित भी है ये। आगे बढ़ते हैं। गुरुपदेश शब्द है आपके गुरुपदेश, ठीक है। इसका संधि विच्छेद देखो बहुत जरूरी है। ये शब्द है गु और रु, ये ठीक है, ये ऐसा होता है और बड़ा वाला ऐसा होता है, ठीक है। ये गुरु प्लस उपदेश, तो इसका ओ और इसका ओ मिलकर बड़ा ओ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश। चलिए आगे बढ़ते। ये शब्द है सिंधूर्मी, ठीक है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा सिंधु प्लस ऊर्मी। सिंधु नदी का नाम और ऊर्मी का मतलब होता है लहर, ठीक है। सिंधु नदी की जो लहर होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंधूर्मी। वैसे लघुर्मी होता है, छोटी लहर को लघुर्मी बोल देंगे, और वैसे ये लघुर्मी आ गया, इसको भी ले लेता हूं साथ में। लघुर्मी हो जाएगा आपके लघु प्लस ऊर्मी, यानी कि जो छोटी लहर होती है उसको लघुर्मी बोल दिया। और इसी प्रकार से एक शब्द ये भी ले लेते हैं साथ में, सरयूर्मी, ठीक है। ये शब्द बनेगा आपके सरयू। सरयू नदी की जो लहर है उसको क्या बोल देंगे? सरयूर्मी। जो छोटी लहर है उसको लघुर्मी। जो सिंधु नदी की लहर है उसको, वो लहर उसको क्या बोल देंगे? सिंधुर्मी। ये बिंदी आएगी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके अगला शब्द है वधूत्सव। कौन सा? ये शब्द है वधूत्सव, ठीक है। और इस शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके वधु प्लस उत्सव, यानी कि यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे क्या है? ऊ छोटा। ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा और इसकी मात्रा होती है ये। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वधु जिसके अंदर मात्रा बड़ी ही आती है, ठीक है। ये वधु शब्द सही है और ये जो वधु है ना, ये क्या है? गलत। इसका जब संधि विच्छेद ऑप्शन में आता है तो इस प्रकार आता है, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? इसमें एक ऑप्शन ये आएगा और एक आपका ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, वधु प्लस उत्सव। तो ये शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि ये वधु होता ही नहीं है। ये वधु है और ये होता नहीं है, ये वाला होता है वधु, बहु, पत्नी, ठीक है, वो वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने शब्द आ रहा है चमुत्साह। चमुत्साह है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके बड़ी मात्रा आएगी और यहाँ पे हो जाएगा उत्साह, ठीक है। चमु किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेना को, ठीक है। जो सेना का उत्साह होता है उसको क्या बोल दिया जाएगा? चमुत्साह। यहाँ पे बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के वापस से बड़ा ऊ बन रहा है। ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया था, यहाँ तक सारे हो गए ना। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है अपवाद, दीर्घ संधि के अपवाद, ठीक है। अब अपवाद शब्द को अपन देखें तो इसके अंदर जो मूल शब्द है वाद, ठीक है। और वाद का मतलब होता है कथन, कथन या सिद्धांत, कुछ मान लो, ठीक है। अब इस वाद शब्द से देखो कितने सारे शब्द बनते हैं। एक बन गया आपके अप उपसर्ग लगते हैं, क्या बन गया? अपवाद। एक बन गया विवाद, एक बन गया संवाद, ठीक है। वाद में प्रत्यय लगा के बना दिया अपन ने वादी, एक बना दिया आपने प्रतिवादी, ठीक है। एक बन गया आपके परिवाद, ठीक है। अपवाद नियम के विरुद्ध, यानी कि जो कथन है या नियम है, सिद्धांत है, इसके विरुद्ध कोई काम हो रहा है उसको बोलेंगे अपवाद। विवाद हो जाएगा, विशेष प्रकार का कोई वाद होता है उसको विवाद बोलते हैं। संवाद आपस के बीच में जब बातचीत हो उसको संवाद बोल दिया। वादी यानी कि न्यायालय के अंदर जो केस दायर करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं वादी। प्रतिवादी किसको बोल देंगे? जो मतलब वो जो केस लगाया उसका जो जवाब देने वाला दूसरा व्यक्ति है उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्रतिवादी।
और परिवाद को बोलते हैं झगड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने वाद से तीसरा शब्द पढ़े। तो अपवाद समझ गए होंगे क्या होता है। अपवाद का मतलब होता है नियम के विरुद्ध जो भी बातें होती है उसको अपवाद बोला जाता है। अब अपन ने क्या नियम पढ़ा था कि अ के बाद अ आएगा तो आ होगा, ऐसा कुछ अपन ने खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इनका अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाद है। तो पहला शब्द लेता हूं मैं, ये है मारदंड। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है मार्त प्लस अंड। अब मार्त का मतलब होता है भस्म। ठीक है, यानी कि भस्म का अंडा। ठीक है, अब इसके अंदर ए छुपा हुआ है और इसके अंदर ए है, यानी कि ये दोनों मिलकर के आ होने चाहिए थे ना भाई। दीर्घ संधि का नियम तो ये बोल रहा है कि आ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मार्तंड लिखा है, यानी कि इसको अपन ने ये नहीं लिखा, मार्तंड नहीं लिखा ना, तो ये गलत है। सही है, तो यहाँ पे जो दीर्घ संधि का जो नियम है वो ब्रेक हो गया, टूट गया है, इसलिए ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए इस शब्द को क्या बोलते हैं, अपवाद है। और ये ह्रस्वीकरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा होने की जगह क्या हमेशा क्या रहेगा, छोटी मात्रा रहेगी। मार्तंड किसको बोलते हैं, भस्म का अंडा, और ये होता है आपके सूर्य का पर्यायवाची। मार्तंड किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सूर्य। सूर्य, दिनकर, प्रभाकर। ठीक है, और आपके जैसे कि सविता, दिनकर, दैन, भास्कर, वैसे। आगे देखो, अपवाद एक आपका सेकंड नंबर पे है कुलटा। मैंने लिखा कुलटा, तो ये हो जाएगा आपके कुल और अटा, यानी कि इसमें ए है, इसमें ए, ये दोनों मिलकर के, ये मैं लिख देता हूँ, ये ए और ये ए मिलकर के आ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए ही रह गया, आ नहीं आ रहा ना, इसलिए ये शब्द भी किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि के अपवादों का। ठीक है, आगे देखो, ये शब्द है आपके सीमंत, तो ये बनेगा सीम प्लस अंत, तो इसका एर मिलकर के आ होता, लेकिन आ नहीं हो रहा, ये है सीमंती है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल दीर्घ संधि के अपवादों का है। आगे ये शब्द है आपके अपंग। ठीक है, अब ये अप प्लस अंग, इसमें ए है, इसमें ए है, ये दोनों मिलकर के आ होना चाहिए था, जो आ नहीं है, अपंग हो गया। और अपांग शब्द भी बनता है। अगर अपांग शब्द आ जाता है तो हो जाएगी संधि, और अपंग शब्द आ गया, इसका मतलब ये संधि का अपवाद है। अपांग बोलते हैं आंख की कोर, जो कॉर्निया होता है ना अपना, वो वाला। और अपंग आप जानते हो, जिसका अंग क्या हो गया, अप उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है बेकार, खराब, बुरा। जैसे कि अपकार होता है बुरा कार्य, उपकार भलाई होती है, वैसे अपंग हो गया जिसका अंग बेकार है। ठीक है, उसको अपंग बोलते हैं। अब आपको थोड़ा सा और चलते हैं एक साइड। ये शब्द है अप उपसर्ग वाला, और ये शब्द है अप जिसके हलंत लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है जल। ठीक है, और इस अप के बाद में जब आप ज लिखोगे तो ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये बन जाएगा अब्ज, और अब्ज किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। ठीक है, जो पानी में जन्म लेता है, अब्ज, और पानी देने वाले को बोलते हैं कि अब्द, बादल। ठीक है, तो अब का तो मतलब होता है जल, ये लिख दिया। अब का मतलब क्या होता है, जल होता है, और अब एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है बुरा या फिर बेकार। ठीक है, चलिए अब अपवाद है अपना नेक्स्ट, मूसलाधार। ये दीर्घीकरण वाला अपवाद है। ठीक है, ये लिखा है मैंने शब्द मूसलाधार। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मूसल, मूसल प्लस धार, यानी कि मूसल में। अब देखो यहाँ पे मतलब स्वर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे ये वाला नियम टूट रहा है। यहाँ पे तो ए है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर है ही नहीं, यहाँ पे स्वर नहीं है, तो व्यंजन हो गया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही नियम टूट गया, तो ये हो जाएगा मूसल और धार। मूसल के समान जो मोटी मोटी धार आती है बरसात के अंदर, ऐसी वृष्टि, ऐसी बरसात जो भयंकर तरीके से आती है ना, जिसमें मोटी मोटी छाटे आती है, तो उसको बोल दिया जाएगा मूसल, मूसलाधार।
और इसका संधि विच्छेद ये नहीं होगा। क्या? मूसल प्लस आधार, यानी कि मूसल का आधार थोड़ी होता है, मूसल का आधार तो ऊपरी हो गई। तो ये शब्द ये गलत है, ये वाला सही है, और ये इस नियम को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का अपवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, ये सब दीर्घीकरण वाले एग्जाम्पल आ गए। अब सब ये आपके उत्तराखंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपके उत्तर प्लस खंड, यानी कि जो उत्तर के खंड में है इसका ए और यहाँ पे व्यंजन आएगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा उत्तराखंड, और ये दीर्घ संधि का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र, ये शब्द बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये विश्वामित्र है, तो ये शब्द बनेगा आपके विश्व प्लस मित्र, यानी कि जो विश्व का मित्र है, पूरे संसार का जो मित्र है, फ्रेंड, दोस्त है, उसको क्या बोला जाएगा? विश्वामित्र। अब इसका दीर्घ संधि के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते विश्व प्लस अमित्र, क्योंकि मित्र नहीं है तो शत्रु हो गया। तो विश्वामित्र जी विश्व के शत्रु थोड़े थे, वो तो मित्र थे, इसलिए ये विश्वामित्र होगा, और विश्वामित्र का संधि विच्छेद विश्व प्लस मित्र ही होगा, और ये दीर्घ संधि के अपवादों में से एक है। ठीक है, आगे सब लेते हैं आपके सत्यानाश। मैंने लिखा सत्यानाश, ये हो जाएगा आपके सत्य प्लस नाश, यानी कि वापस से ए और यहाँ पे ना आ रहा है, तो ये भी ये दीर्घ संधि के नियम को तोड़ रहा है, यानी कि सत्य का नाश करना, उसी को बोलते हैं सत्यानाश। ये दीर्घीकरण वाले एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ हो गया, जबकि होना चाहिए था नियम के अनुसार, यहाँ पे नियम तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, आगे शब्द लेते हैं अपने। अगला शब्द अपने पास है दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ शब्द बनेगा आपके दीन प्लस नाथ से। ठीक है, दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है, नाथ का मतलब हो गया स्वामी, यानी कि जो गरीब का स्वामी है उसी को तो दीनानाथ बोलते हैं। तो दीनानाथ भगवान का पर्यायवाची हो गया। अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते नियम लगा के कि जैसे कि दीन प्लस अनाथ है, ठीक है, अब इसका है मिला के आ हो गया, ऐसे बना गया, नहीं। अरे जो दीन है वो अनाथ है, वो क्या दीन अनाथ कैसे बनेगा भाई? जो पहले से गरीब है वो अनाथ भी है, तो वो भगवान थोड़ी बन सकता है। तो जो गरीबों का जो नाथ है उसी को तो दीनानाथ बोलेंगे। तो यहाँ पे ये इस नियम के अनुसार नहीं बन रहा, और ये दीर्घ संधि का एक अपवाद है, और इसके अंदर भी दीर्घीकरण वाला। ठीक है, और आपका लास्ट एग्जाम्पल है धड़ाधड़। आप भी धड़ाधड़ समझते जाओ। धड़ाधड़, यहाँ ये सब बनेगा धड़ प्लस धड़, इसका ए है, यहाँ पे ये भी क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन आ गया, तो ये यहाँ पे भी दीर्घीकरण हो गया, और ये दोनों मिलकर के ये धड़ाधड़ बन गया। ठीक है, वैसे सट प्लस सट सटासट है, फट प्लस फट फटाफट है। ठीक है, रात प्लस वो तो उसमें चला गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी दीर्घ संधि से संबंधित है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और थोड़ा सा जो शादी से चल रहा है, तो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी गाने की, तो उसकी ओर ध्यान न दें। आपको जो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो के अंदर अपन गुण संधि करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दीर्घ संधि में आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।